BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ साथ में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को जब मान्यता प्राप्त होती है तो ऐसी व्यवस्था को अपन बहुदलीय व्यवस्था के रूप में देखते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था एक महत्वपूर्ण वह विषय है जहां पर नागरिकों को या मतदाताओं को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह एक राजनीतिक दलों को यदि नीतियों से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में दूसरा राजनीतिक दल उसकी तत्परता में खड़ा रहता है। और इसी व्यवस्था को देखते हुए भारतीय संविधान के तहत बहुदलीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया था। सबसे पहले मैंने आपको इस चीज़ की स्थापना की थी कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए जो कुछ शर्तें थी उसके आधार पर 2019 के आधार पर जो निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी की है या अधिसूचना जारी की उसके तहत अपन 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त मानते हैं। और उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, भारतीय राजनीति के तहत उनकी महत्वपूर्ण भूमिका यानी क्या रही है। तो सामान्यतः सबसे पहले अपन लेते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल, और सबसे पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यद्यपि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व इसका उदय हो चुका था, लेकिन यह स्वतंत्रता से पूर्व एक दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहा था, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करने के लिए यह एक प्रकार से वह संगठन था जो दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। हालांकि इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में की गई थी, लेकिन इसकी बागडोर जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ इसका महात्मा गांधी को नेतृत्व सौंपा गया। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में जब की गई थी तो उस समय ऐसा महसूस किया जाने लगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसी आधार पर इसकी बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में चली। लेकिन 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस का नेतृत्व, या अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में आ गया। लेकिन 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद पुनः एक बार इसको अध्यक्ष का निर्धारण करना था और नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रक्रिया को संचालित किया गया था। 1964 में नेहरू की जब मृत्यु हुई तो इसके बाद इंदिरा गांधी को एक प्रकार से कांग्रेस की बागडोर संभाली गई और उसे सत्ता में आने के लिए उसे समर्थन भी प्राप्त हुआ। लेकिन देखा जाता है कि इंदिरा के कांग्रेस में आने के बाद में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 1969 में सबसे पहले कांग्रेस में विभाजन हुआ और कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। एक थी सत्ता कांग्रेस और एक थी आपकी संगठन कांग्रेस। संगठन कांग्रेस का पुनः 1978 में फिर विभाजन हुआ और यह 2 भागों में परिवर्तित हो गया। एक थी आपकी रेड्डी कांग्रेस और दूसरी थी इंदिरा कांग्रेस। रेड्डी कांग्रेस का ज़्यादा प्रभाव नहीं होने के कारण यह धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र को खोती चली गई। लेकिन इंदिरा कांग्रेस को 1994 में वैधानिकता प्राप्त करके इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। साथ साथ में ये देखा जाता है कि 1994 में जब इसे मान्यता प्राप्त की गई थी, जिसे अपन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, तो 1998 में जब इनको सत्ता प्राप्त नहीं हुई और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, या अपन ये कह सकते हैं कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब सरकार का गठन हुआ तो 2004 तक इस कांग्रेस ने विरोधी दल की भूमिका निभाई। लेकिन फिर कांग्रेस को इस प्रकार का महसूस किया जाने लगा कि अपने छोटे हुए किसी प्रकार से जो अलग हुए हैं ऐसे राजनीतिक दलों से संपर्क बनाए और एक संगठन के रूप में कार्य करें। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को इस चीज़ का आभास हुआ कि वह अकेली सत्ता प्राप्त करने में असमर्थ है और उसे अपने सहयोगी समर्थकों का होना अति आवश्यक है, उन्होंने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए का गठन किया, यानी जिसे अपन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं। 2004 में से और 2014 तक 2 होने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के समर्थन और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। लेकिन अपन देखते हैं कि 2014 के बाद यानी परिस्थितियां जब परिवर्तित हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से एक प्रकार से सत्ता का गठन किया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव को लड़ा।
वर्तमान में देखा जाता है तो 2014 से वर्तमान तक कांग्रेस विरोधी दल के रूप में कार्य करती है, जबकि सत्ता यानी नरेंद्र मोदी के हाथों में निर्धारित है। यह आपकी कांग्रेस की एक प्रकार से वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त हुई है। दूसरे नंबर पर आता है आपका भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का गठन 5 अप्रैल 1980 को लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी लाल कृष्ण आडवाणी को इस पार्टी का संस्थापक माना जाता है, लेकिन साथ साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद में अपन ये मानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी एवं सिकंदर बख्श, मनोहर जोशी इनको महासचिव नियुक्त किया गया था। इसके बाद देखिए 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन 2004 से लेकर और 2014 तक जब इन्हें सत्ता प्राप्त नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को विरोधी दल के रूप में बैठना पड़ा या विरोधी दल के रूप में कार्य करना पड़ा। लेकिन पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से वर्तमान तक यह सत्ता में प्राप्त है और यह एनडीए या अपन कह सकते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के समायोजन के आधार पर प्रधानमंत्री को चुनती है। यह आपका दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल माना जाता है। इसके अलावा देखिए कि तीसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपन मानते हैं कि राष्ट्रीय यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्टी की स्थापना शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर के नेतृत्व में 1994 में किया गया था, लेकिन विधिवत रूप से या वैधानिकता प्राप्त हुई या उसे मान्यता प्राप्त 1999 में मान्यता प्राप्त हुई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में से पीए संगमा इससे पृथक हो जाते हैं और पीए संगमा जैसे ही पृथक होते हैं वह राकपा के रूप में एक नया राजनीतिक पार्टी का गठन करता है। हालांकि पीए संगमा ने राकपा ने के साथ मिलकर या अपन ये कह सकते हैं कि पीए संगमा ने जब पार्टी का गठन किया तो ऐसी स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ में इन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन के साथ जब चुनाव लड़ा तो इसे लोकसभा में 9 सीटें प्राप्त हुई। यह विशेष तौर से इस प्रकार की प्रवृत्ति मानी जाती है कि जो साथ में 1998 में जो गठबंधन सरकारें यानी कि अस्तित्व में आई, जैसे कि एनडीए के रूप में हो या यूपीए के रूप में हो, तो यह एक प्रकार से अंग के रूप में या अपन कहते हैं किंग मेकर के रूप में सामने उभर के आए। इसके बाद है आपकी बहुजन समाज पार्टी, जिसे अपन बीएसपी के नाम से। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को की गई थी और काशीराम के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। पार्टी का अध्यक्ष मायावती को बनाया गया और मायावती ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में 3 बार मुख्यमंत्री पद भी ग्रहण किया और लेकिन इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्राप्त होने के साथ ही फिर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ किया। इसके बाद देखिए आपका यानी 5वां जो या महत्वपूर्ण ये है वो है आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि यह मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित थी। हालांकि 1964 में इसकी स्थापना ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत और नबूद्री पाद के द्वारा किया गया था। हालांकि इसका अध्यक्ष सीताराम येचुरी को किया गया था, लेकिन इसके संस्थापकों के रूप में हम ज्योति बसु को विशेष महत्व देते हैं, जिन्होंने पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद देखिए कि सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, यह भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। 1998 में इसकी स्थापना ममता बनर्जी ने कलकत्ता में की थी। अपना बहुमत प्राप्त हुआ और निश्चित मापदंडों की शर्तों को पूरा करने के साथ ही निर्वाचन आयोग के द्वारा इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में शामिल कर लिया गया। इसके बाद देखिए कि नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 में यानी कि पीए संगमा ने जब राकपा को छोड़ दिया और इसमें अलग से एक पार्टी का गठन किया जिसे कहते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी। 2013 में जब इसकी स्थापना की गई थी और इसका अध्यक्ष कानराड संगमा को बनाया गया था।
इन्होंने भी अब जब अपनी शर्तों को पूरा किया तो इन्हें भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान यानी की गई। इसके बाद है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। विशेष तौर से यह है भारतीय साम्यवादी पार्टी है, जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी में आती है। वैसे तो ये माना जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय के समय से ही मानी जाती है, मानवेंद्र नाथ राय के समय से, और उन्होंने अपना अध्यक्ष डी राजा को बनाया गया था। तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जो भूमिका रही है और कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, इनकी कब स्थापना की गई थी, साथ साथ भी ये भी है कि भारतीय राजनीति में इसका उपयोग किस आधार पर किया गया है। तो अपन ये मानते हैं कि जब से गठबंधन सरकारें अस्तित्व में आई हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि मिलीजुली सरकारें अस्तित्व में आई हैं, इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में वृद्धि तो हुई है, लेकिन साथ साथ में क्षेत्रीय दलों की भी भूमिका बढ़ी है। अगले आपकी ऑनलाइन क्लास में बताया जाएगा कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। वैसे माना जाता है कि लगभग 44 ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव उन राजनीतिक दलों का है जो क्षेत्रीय स्तर पर या तो सरकार का गठन कर चुके हैं या किसी अपने राज्य की सीमाओं में विशेष महत्व रखते हैं, और इन्हीं के द्वारा केंद्रीय राजनीति या राष्ट्रीय राजनीति सबसे अधिक प्रभावित हुई है। ये आपको बताया जाएगा अगली ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।